जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। तो कुछ ना कुछ नया विषय, नई जानकारियां जुटाने का प्रयास करता हूं और उन्हें आपके साथ साझा करता हूं। आज एक कुंडली को पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि जो भी इनकी स्थिति है उसके क्या कारण रहे होंगे या क्या स्थितियां हैं, ऐसे क्या योग हैं। तो इस तरह के वीडियो का मैंने नाम रखा है कि एक जन्म कुंडली 10 योग। तो उन 10 योगों से समझने का प्रयास होगा कि इनके जीवन में जो ये अच्छा या बुरा जो भी हुआ उसके लिए कौन कौन से योग जिम्मेदार हो सकते हैं। तो ये सीखने का भी मौका मिलता है, नई तरह से बात समझ में भी आती है और इसका आनंद भी प्राप्त हो सकता है। तो पहले उनके विषय में चर्चा करते हैं, नाम रहने देते हैं। तो महिला की कुंडली है और इन्होंने बहुत संघर्ष करा, पढ़ाई लिखाई करी अच्छी, बहुत अच्छी, और जुझारूपन बहुत गजब का है। ठान लेना तो उसे करने के लिए ताकत लगाना है। लेकिन क्या सिर्फ जुझारूपन से ही जीवन चल सकता है? इसे समझना जरूरी है इस कुंडली में, जो बताऊंगा डिटेल में। अभी जीवन साथी के साथ उतना तालमेल नहीं रहा। साथी रहते हैं, वैवाहिक जिंदगी ठीक है, लेकिन आर्थिक तौर पर वो सहयोग करने वाले ज्यादा नहीं बने। कारण हजारों रहे। ससुराल वालों से बहुत अच्छा सहयोग नहीं मिला आर्थिक तौर पर। खुद संघर्ष करा, मेहनत की और एजुकेशन को इम्प्रूव करा और नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी नौकरी कभी मिली नहीं। एनजीओ में भी काम किया, एक एनजीओ को खुद चलाने का भी प्रयास करा, पर वो सफलताएं नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। कानून से संबंधित भी एक पोस्ट इन्हें मिली जो कानूनी सलाहकार के तौर की थी, लेकिन इतनी सबके बाद एक पुत्र भी है, पुत्र से भी सुख नहीं मिल पा रहा। उनकी भी कुछ स्थितियां खराब हैं जो बयान करूंगा अभी। वैवाहिक जीवन है लेकिन चल रहा है, पति जिम्मेदारियां आर्थिक उठाने में उतनी सक्षम नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए था। तो पूरा जीवन 50 साल से ज्यादा उम्र हो गई, कब तक आदमी खुद को दिलासा देगा ये बोल के कि समय के साथ धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कुंडली को समझने के लिए, जिसमें ये सारी कहानी, ये सारी बात एक एक करके समझ में आए कि क्या कारण रहे होंगे, पर चर्चा करते हैं। आखिर में एक बार दोबारा से सारी कहानी को रिपीट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से योग लागू जो हुए उनका प्रभाव किस तरह से आया। तो पहले इनकी जन्म कुंडली को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। आप स्क्रीन पे देखिए, मुझे पेपर पढ़ के बताना पड़ेगा। तो 9 अक्टूबर 1972 दोपहर को 12:15 दिल्ली का इनका जन्म है। जन्म कुंडली आपके सामने। अब जन्म कुंडली में एक एक करके मैं 10 योगों की व्याख्या करता हूं। सबसे पहले तो जन्म कुंडली में देखिए हंस महायोग का निर्माण हो रहा है। अब हंस महायोग का बनता है कि जब केंद्र में गुरु या तो स्वग्रही हो या अपनी उच्च राशि में हो तो ये राजयोग का निर्माण होता है। ये चारों दुस्वभाव लग्नों पर हो सकता है, ऐसा इसमें कोई समस्या नहीं है। तो या तो गुरु स्वग्रही हो धनु या मीन राशि का, या अपनी उच्च राशि कर्क राशि में 5 डिग्री तक, तो ऐसी स्थिति में हंस महायोग का निर्माण होता है। इनकी कुंडली में लगन में ही बृहस्पति स्वग्रही स्थिति में बैठे हैं, इसलिए ये हंस महायोग का निर्माण हुआ। अब हंस महायोग की परिभाषा कहती है बहुत यश मिलता है, बहुत मान मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, जीवन में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और आमतौर पर हंस महायोग में बृहस्पति के प्रभाव के कारण थोड़ा सा शरीर भारी भी समझा जाता है, तो थोड़े मोटे होते हैं, समझने का तरीका है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि एकदम पतली दुबली है और छोटा सा कद है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत लंबे चौड़ा कद काठी है इनका। तो मुश्किल से 5 फुट 1 इंच के आसपास हाइट है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी बड़ा ताज्जुब है कि हंस महायोग पूरी तरह लग रहा है। और नवांश में भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बृहस्पति लगन में ही बैठे हैं, नवांश लग्न के। तो ऐसी कोई विशेष स्थिति दिखी नहीं जो हंस महायोग यहाँ लागू होता दिखे। चर्चा करेंगे कि क्यों उसका प्रभाव नहीं आया।
अब एक दूसरा विषय है, दूसरा योग है, उसे हम कहते हैं गुरु चांडाल दोष। अगर बृहस्पति के साथ राहु भी बैठा हो तो नवांश में भी कुछ ऐसी स्थिति वीक हो रही हो, लेकिन चलिए नवांश छोड़ देते हैं, अभी मेन कुंडली पे लेते हैं। तो अगर गुरु और राहु एक साथ हों तो ऐसी स्थिति में गुरु के विशेष गुण थोड़े कम हो जाते हैं और राहु के अवगुण बढ़ जाते हैं, और इस दोष का नाम है गुरु चांडाल दोष। तो गुरु तो है, लेकिन अब बिगाड़ने वाला है, खराब करने वाला है, आपकी अक्ल नेगेटिव साइड पे ज्यादा चलेगी ये। लेकिन अब कमाल की बात है कि ऐसा होता तो गुरु चांडाल दोष का भी असर आना चाहिए था, बहुत तेज तर्रार होना चाहिए था, बहुत श्रूड होना चाहिए था, बहुत चालाक होना चाहिए था। अभी तो ऐसी भी नहीं है, एकदम सीधी सादी महिला है, अपने काम से काम रखने वाली है, अपने काम के लिए संघर्ष, जीवन का संघर्ष करने वाली महिला है। तो हंस महायोग भी लग रहा है, पूरी तरह लग रहा है, प्रभाव कुछ दिखा नहीं। गुरु चांडाल दोष लग रहा है तो उसका भी कोई ऐसा प्रभाव नहीं दिख रहा कि जो हम सोचेंगे चलिए कम से कम राहु का ही जबरदस्त प्रभाव ले लिया। कहां गड़बड़ है? तो अब तीसरे योग पे ध्यान देना है, जिससे ये दोनों योग दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएंगे। वो ये है कि जब कुंडली को देखें तो 3 लग्न होती हैं, 3 लग्न होती है, एक चंद्र लग्न होती है और सूर्य लग्न होती है। तो इनकी 2 लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम अशुभ ग्रह या राक्षसी प्रभाव ग्रह कहते हैं। देव और असुर, ये 2 परिभाषाएं कर रखी। और लग्न धनु की है जो देव लग्न है, तो देव लग्न रह गई 1, असुर लग्न हो गई 2। तो ऐसी स्थिति में चंद्र लग्न का प्रभाव अधिक आता है। तो चलिए अब अर्थ ये निकला कि कुंडली में लग्न कुंडली के बजाय चंद्र कुंडली को देखा जाए तो ज्यादा अच्छी परिस्थितियां देखने में आ सकती हैं। तो अब हमने चंद्र कुंडली बनाई जो आपके सामने है। अब चंद्र कुंडली को देखेंगे और वापस पिछले दोनों योगों को पढ़ते हैं। तो योग क्या हुआ कि अब बृहस्पति तीसरे घर में स्वग्रही होकर के बैठा है। तीसरा घर हमें, अब तीसरे घर में आते ही हंस महायोग की डेफिनेशन कैंसिल हो गई, हंस महायोग अब नहीं रहा। गुरु चांडाल दोष अभी भी है, लेकिन अब बहुत अच्छी स्थिति है। तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में पापी ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, और शुभ ग्रह भी, लेकिन पापी बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो यहां पर स्थितियों का सामना करने की हिम्मत, लड़ सकने की हिम्मत, हार नहीं मानने की हिम्मत राहु से आई, और कर्म करने की मेहनत, प्रयास करने की कोशिशें कहां से आई? बृहस्पति से। तो अब ये दोनों योग यहां पे चंद्र कुंडली से देखें तो पिछले दोनों योगों की चर्चा बात समझ में थोड़ी थोड़ी आ जाती है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो संघर्ष की स्थितियां क्लियर हो गई। अब आता है कि ये बड़ी इमोशनल है, बात करते करते भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपना दुख संभाल नहीं पाती। तो ये भी चंद्र लग्न के प्रभावी होने का एक योग समझा जाता है कि वो दुख में अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और बहुत जल्दी क्या बोले द्रवित हो जाते हैं, उनके आंसू आ जाते हैं। तो ये 3 योग अभी तक पढ़े। हंसमा योग कैसे लगा और क्यों प्रभाव नहीं दे पाया? गुरु चांडाल दोष जैसा प्रभाव सोचते थे वैसा नहीं आ रहा है, कुछ और तरह का आया। और कुंडली में क्या प्रभावी है? चंद्र लग्न। तो चंद्र लगन से इस कुंडली को देखोगे तो रिजल्ट ठीक आता हुआ दिखाई देगा। 3 हमने योगों पे चर्चा कर ली, आगे बढ़ते हैं। चौथे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, मंगल अस्त है। कोई ग्रह कब अस्त होता है? जब वो सूर्य से एक निश्चित डिग्री के अंदर आ जाता है। अब वो डिग्रियां हैं 17 मंगल के लिए। तो जब मंगल और सूर्य की डिग्री के बीच में 17 डिग्री से कम का अंतर रह जाता है तो मंगल अस्त हो जाता है। अस्त होगा तो क्या प्रभाव होगा? अस्त होगा तो वो ग्रह जो कुछ दे सकता है अब वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस में कमी देखने में आ जाएगी। ये एक बात हो गई। परफॉर्मेंस में कमी आएगी तो अब मंगल जिन जिन भावों का स्वामी होगा वहां जो वो कर सकता है वो उन सब चीजों को कम करेगा। तो मंगल की कौन कौन सी एक तरह से फील्ड है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। इन फील्ड्स में जुझारूपन को कम कर देता है। और जिस भावों का स्वामी, अब यहां कौन से भाव है? दूसरा भाव, चंद्र लगन से देखिए, दूसरा भाव और 7वां भाव ये कमजोर हो गया।
अब ये दोनों मारक भाव होते हैं और ये कमजोर होकर मंगल कहां चला जाता है? इनके 12वें घर में। तो पैतृक संपत्ति खराब हो गई, वैवाहिक जीवन के सुखों की कमी आ गई। ध्यान से देखिए, दूसरे भाव में हम पैतृक संपदा कहते हैं, जो इनके ससुर साहब ने इन्हें दी ही नहीं आज तक। 7वां भाव वैवाहिक जीवन के सुख का है, पति से एडजस्टमेंट का है, तालमेल का है, वो भी 12वें घर में चला गया। तो हमने क्या अर्थ देखा यहाँ पे कि पति से वो सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, खानदानी संपत्ति का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। तो अब ये चौथा योग यहाँ पे हुआ मंगल का, कि मंगल के अस्त होने के क्या कुप्रभाव भाई, मंगल अस्त। अब बात आती है 12वें भाव में दो पापी ग्रह चले गए। 12वां भाव बहुत सी चीजों के लिए देखते हैं, खर्च होने के लिए भी देखते हैं, ये त्रिक भाव भी है, बुरा, 6ठा 8वां 12वां। लेकिन 12वें में बुराई थोड़ी कम होती है, खर्चे ज्यादा होना, तकलीफ ज्यादा होना, संघर्ष ज्यादा होना, हॉस्पिटल्स के बहुत चक्कर लगाना या कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगाना, आमतौर पर ऐसा होता है। तो बुराई कम, भागदौड़, समस्याएं, टेंशन ज्यादा समझी जाती है। अब 12वां घर का एक और रूप है, वो है वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो बेडरूम, शैया, सुख, तालमेल, वैवाहिक जीवन का सुख आनंद, जैसा चाहे शब्दों को कह सकते हैं। अगर वहां दो पापी ग्रह बैठेंगे तो वैवाहिक जीवन के सुख में कमी आ जाती है। वापस पिछले योग पर भी चलते हैं कि मंगल अस्त है, एक तो ये समस्या हो गई, जो 7वें भाव का स्वामी है, जो वैवाहिक जीवन का सुख दे रहा था, और 12वें घर में भी अब दो पापी ग्रह बैठे हैं, तो ये सुखों की कमी और आ गई। यानी अब वो उतना अच्छा तालमेल भी नहीं है, एक दूसरे को उतने अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे, एक दूसरे को इतना अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है कि जीवन का आनंद आए। तो ये 5वां योग है जो मैंने आपको पढ़ के बताया। अब एक और वैवाहिक जीवन की कमी के लिए सूत्र है, वो ये कि लग्न का स्वामी और सप्तम के स्वामी अगर एक दूसरे से त्रिक भाव में बैठें, यानी एक दूसरे से 6ठे 8वें या 12वें भाव में चले जाएं, तो भी वैवाहिक जीवन के सुखों की कमी आ जाती है। अब इनकी लग्न का स्वामी है तुला के हिसाब से शुक्र, और सप्तम भाव का स्वामी है मंगल। ये दोनों एक दूसरे से 2 और 12 भाव में बैठे हैं, इसलिए भी बहुत अच्छा तालमेल वैवाहिक जीवन का बहुत अच्छा सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो अभी तक हम 6 योगों पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। 6 चीजें मैंने धीरे धीरे करके आपको दिखाई, जिससे कि ये बात समझ में आती है। अब 7वें में चलते हैं कि सप्तमेश अस्त है। ये वैसे चर्चा पहले आ गई, लेकिन फिर भी एक सेपरेट करके मैंने इसे लिख दिया है। तो सप्तमेश के अस्त होने के कारण भी ये समस्या देखने में आती है, लेकिन इसे योग में नहीं ले रहा हूं, एक अलग से मैंने एक बात बता दी। तो सप्तमेश का अस्त होना भी अपने आप में समस्या है। अब इस पूरी कुंडली में इतनी सारी खराबियां हैं, तो जीवन चल कैसे रहे? नहीं, एक तो राहु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, दूसरा राहु वर्गोत्तम भी है। इसका असर होता है, कोई भी ग्रह जब नवांश में भी उसी राशि में होता है जहां जन्म कुंडली में होता है, तो उसे वर्गोत्तम कहते हैं। और ये जबरदस्त अच्छा प्रभाव देने, बहुत ज्यादा अपने पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करता है। इतनी सब समस्याओं के बाद भी जुझारूपन में कोई कमी नहीं आई। जो दम है, जो ताकत है, उसे लगाना, हथियार नहीं फेंके, हिम्मत नहीं हारी, कोशिश आज भी जारी है। इतने सब संघर्ष की, घर के काम भी देखने हैं, हस्बैंड को देखना है, परिवार को संभालना है, बच्चों को भी देखना है, इनका एक सुपुत्र है, और उसके बाद अपने ऑफिस को भी देखना है, और इस सब के बाद भी दुनिया भर के जो एडिशनल खर्चे उन्हें भी देखना है। तो ये सारी चीजें, इतनी हिम्मत आती कहां से? राहु देता है, टूटने नहीं देता, हिम्मत बना कर देता है, अकल चलाने की हिम्मत देता है। अब आता है कि इनकी कुंडली में संतान से सुख की प्राप्ति का योग। देखिए कुंडली को अब आप लगन कुंडली से देख लो चाहे जन्म कुंडली से, दोनों सूरतों में पंचम भाव के स्वामी की स्थिति थोड़ी वीक है। लग्न कुंडली जो ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखा रहा हूं कि लग्न कुंडली में पंचम का स्वामी अगर ध्यान से देखेंगे तो वो मंगल है और वो अस्त है। तो लगन कुंडली से भी 5वां भाव वीक है, जो संतान के सुखों का है। पर जो चंद्र कुंडली प्रभावी मालूम देती है, उस हिसाब से देखते हैं तो पंचम का स्वामी है शनि और बैठा है 8वें भाव में वहां पर। और जो कारक ग्रह की बात हम करते हैं, जैसे गुरु बड़ा बलवान हो,
जो पंचम भाव का कारक है, पर वो तो राहु से खराब हुआ थोड़ा, तो कारक भी कमजोर है, पांचवा भाव भी कमजोर है। इस वजह से ये स्थिति थोड़ी सी वीक हो गई। इनके पुत्र को ऐब लग गए, वो ड्रिंकिंग वाली लाइन में चले गए, पीने पिलाने की लाइन में चले गए और अपनी सब पढ़ाई लिखाई बीच में छोड़ दी है। स्थितियां इतनी हैं कि जहां जिन सेंटर्स में शराब छुड़वाई जाती है वहां भी इन्हें कई बार एडमिट करने की परिस्थितियां रही हैं। क्रोधी हैं बेटे इनके, और उस लेवल तक क्रोधी हैं जहां मारपीट तक की नौबत आ सकती है। उसके इलाज में पैसा लग रहा है, यानी जो पुत्र सुख दे सकता था, देना चाहिए था, मां की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए थी, वो भी एक नई मुसीबत है, एक नई समस्या बनकर के आया। तो बेटे से वो सुख प्राप्त नहीं हुआ, कारण मैंने आपको बता दिया। संतान का सुख नहीं आ रहा है, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं आ रहा है, पैतृक संपत्ति यानी बुजुर्गों का आशीर्वाद और सुख भी नहीं आ रहा है। इसे कहते हैं संघर्ष। अब बात आती है कि इतने सब के बाद उतना ही आर्थिक आमदनी हो पा रही है कि काम चल जाए। आर्थिक चीजें देखने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक योग है, उस योग को कहते हैं इंदु लग्न। अगर इंदु लग्न को कैलकुलेट करते हैं तो इंदु लग्न को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि जन्म कुंडली से भाव को देखिए, नौवें भाव के स्वामी को, उनके कुछ फिक्स नंबर होते हैं, और चंद्र कुंडली से भी नवम भाव के स्वामी को देखिए, उन दोनों के फिक्स नंबर जो होते हैं उनको जोड़ दीजिए, उसको 12 से भाग कर दीजिए, और जो भी बैलेंस आता है, ऐसी सूरत में नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि तो इनकी इंदु लग्न जो बनकर आई वो अब आपके सामने है। वृश्चिक लग्न की आई, और वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल अस्त है। अर्थ क्या निकला? वृश्चिक लग्न के हिसाब से अगर इस बात को हम देखते हैं तो स्वामी वीक हो जाता है, उसकी स्थितियां वीक हो गई हैं, वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा नहीं, और जो आमदनी 11th हाउस का स्वामी है वो भी 12वें घर में आता है। तो इंदु लग्न में ये कहती है कि कुछ आर्थिक संघर्ष बना रहेगा, कभी भी रुपए का ओवरफ्लो नहीं हो सकता है। तो इंदु लग्न में यहां कोई सपोर्ट करती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब आखिरी और 10वें योग की चर्चा करते हैं। 10वां एक नियम यह कहता है कि लग्न का स्वामी अगर 11वें घर में हो, अब पहले चंद्र कुंडली देखो जिसे हम मेन लगन मान के चल रहे हैं, अब उसका स्वामी 11वें घर में है तो वो हुआ शुक्र। तो शुक्र की स्थिति के कारण, क्योंकि 11वें घर में शुक्र है, लगन का स्वामी है, अपने से 11वां जो आमदनी भी है, वो इतने सब संघर्ष के बाद भी इतनी आमदनी का बेस हमेशा बनाए रखता है कि जीवन को चलाया जा सके, जो खर्चे जो जिम्मेदारियां सिर पर हैं उनकी पूर्ति की जा सके और वो आगे बढ़े। तो आर्थिक संकट है पर इतना नहीं है कि जीवन ना जिया जा सके, इतनी नौकरी चल रही है, संघर्ष करने का दम है तो संघर्ष का लाभ ले रहे हैं। तो एक एक करके 10 योग मैंने यहां पे पढ़े। इसमें से बहुत सारे योग जिनके संबंध में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अगर आप चाहें तो उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे इंदु लग्न है, गुरु चांडाल दोष है और उन सबका प्रभाव। कुछ एक चीजें यहां पे और समझ लेते हैं, वो ये है कि सिर्फ मंगल का अस्त होना ही अपने आप में कोई बहुत बुरी बात नहीं है। आमतौर पर अनुभव में देखने में आता है कि अगर इतनी खराब स्थिति होती तो तलाक हो जाना चाहिए था, पति से अलग हो जाना चाहिए था, पर ऐसा भी नहीं हुआ, अभी भी साथ में ही है। तो अगर नवांश में 3 घर आगे पीछे तक सूर्य से वो ग्रह, जैसे कि यहां पर मंगल अस्त होकर आ रहा हो, तो उसके प्रभाव कम हो जाते हैं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होता है, ये अनुभव की बात है। तो 17 डिग्री से तो वो दरअसल 4-4 और 5-5 घर आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इनके केस में वो नवांश में 4 घर आगे चला जाता है। तो अर्थ है असर कम देगा, उतने इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव होना चाहिए। इसीलिए जो मंगल के अस्त के कारण 2 बात पढ़ी गई कि 12वें घर में 2 पापी ग्रह, वो भी उतना ही कम हुआ जितने से कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ वीक हो गई, खत्म नहीं हुई। और 7वें भाव का स्वामी से ससुर साहब के पास पेरेंटल इफेक्ट की प्रॉपर्टी है, वो देना नहीं चाहते अभी। कभी ना कभी तो परिस्थितियां होंगी जब इस सारी संपत्ति के मालिक इनके पति होंगे और इन्हें मिल जाएगी, लेकिन जब मिलेगी तब मिलेगी, वो बहुत दूर की कहानी है।
तो बिल्कुल मंगल अस्त होता और उसकी डिग्री और सूर्य की डिग्री के बीच में ये अंतर 10 से भी कम होता तो स्थितियां अधिक खराब होती। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंगल अस्त नहीं है, मैं ये कह रहा हूं उस अस्त के उतने कुप्रभाव नहीं आएंगे जितने जर्नली समझे जा रहे हैं। तो ये एक चीज है। इन सब विषयों को के लिए मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, उसको मैं लिंक पे दिखाऊंगा, आप तो उसे देख लीजिए और भविष्य में आगे इस विषय को और समझने के लिए देखिए। तो मैंने एक एक करके जो 10 योग पढ़े हैं वो लिस्ट आपके सामने है, जिससे आप इस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नई चीज समझने में मौका जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।